हेलो दोस्तों, आज से हम फिर अपनी जो सामान्य विज्ञान में भौतिकी की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 7 तक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम अप टू 155 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्या था कि जिस डिवाइस से हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो वो ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से बीच में 1-2 दिन लेक्चर नहीं आ पाया और हम डिले हो गए। तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम फिर से अपनी जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हम 155 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 156 यानी कि 156वें क्वेश्चन से फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है कि आर्किमिडीज़ का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पिलवन का नियम यानी कि फ्लोटिंग रूल, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि ग्रेविटेशनल का रूल, ऑप्शन डी करंट एवं वोल्टेज यानी करंट और वोल्टेज में संबंध। तो इसमें से कौन सा ये आपको बताना है। ये SM स्टेशन मास्टर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पिलवन का नियम, यानी कि जो फ्लोटिंग रूल है आर्किमिडीज़ का जो नियम है, तो किससे फ्लोटिंग रूल से रिलेटेड है ये आर्किमिडीज़ का नियम, या इसे आर्किमिडीज़ का सिद्धांत भी कह देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157। तो क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः यानी कि वो या तो पूरी डुबा दी जाए या आंशिक रूप से या थोड़ी डुबाई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। ऑप्शन ए बर्नौली का यानी कि बर्नौली थ्योरम, ऑप्शन बी आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल का सिद्धांत यानी कि पास्कल की थ्योरम, ऑप्शन डी हुक का नियम। तो ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु हो तो उसको अगर हम पानी में या किसी भी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ हमें कमी महसूस होती है। तो वो जो कमी होती है वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी कि वो वस्तु जितना द्रव विस्थापित करेगी उतने ही के बराबर भार में उस वस्तु के कमी आ जाएगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 है। क्वेश्चन नंबर 158 है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज़, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि अभी हमने वही बात कर रहे थे कि जो उत्प्लावकता किसने दिया, तो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159। तो क्वेश्चन नंबर 159 है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल, यानी कि वो ये उछाल का मतलब जो उसके नीचे से उसमें फोर्स लगता है या उसके जो भार में हमें आंशिक कमी महसूस होती है की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी ठोस के भार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यानी कि वो जितनी मात्रा उस द्रव की डिस्प्लेस करेगी, उसको विस्थापित करेगी, तो उससे के बराबर ही उसके भार में कमी आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है। तो 160 है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है कि अगर जल के पृष्ठ पर यानी कि जल में अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को डाल देते हैं तो वो तैरता नहीं है। क्यों? तो इस रीज़न देखते हैं। ऑप्शन ए है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, ऑप्शन डी यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप इसी जो आर्किमिडीज़ का सिद्धांत था यानी कि पिलवन का नियम, आप इसी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो क्या हो गया कि जो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से अधिक होगा या कम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 161। तो क्वेश्चन नंबर 161 है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर
ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है। अगर बाकी के बराबर हटाएगी तो वो नहीं डूबेगी, जबकि आयतन के बराबर हटाएगी तो डूब जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, पर आरआरबी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको बता देते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑप्शन डी ग्रीस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस। तो आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित हैं, यानी ग्रीस देश के वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 163। तो प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। एसएससी में पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आसंजक बल का अभाव। तो आपने दो टाइप के बल पढ़े होंगे, एक आसंजक बल और एक ससंजक बल। यानी कि जो आसंजक बल है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, और जो ससंजक बल है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो जो कोहेसिव फोर्स है यानी कि संयोजक बल है, वो क्या है कि समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है, जबकि आसंजक बल होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है, और इसीलिए इसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि चिपकाने वाला। ठीक है, एडहेसिव का मतलब चिपकाने वाला ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि जो पानी है उसके अणु अलग हैं और कोई तेलीय पृष्ठ है उसके अणु क्या अलग हैं, तो इसलिए वो उस पर नहीं चिपकता, क्योंकि इन दोनों के बीच जो एडहेसिव फोर्स है यानी कि आसंजक बल है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि उसका अभाव ही होता है, जिस वजह से वो नहीं चिपक पाता है। तो यहाँ पे जो दो कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, क्या ससंजक बल और आसंजक बल, इन दोनों को समझना है। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स और आसंजक बल एडहेसिव फोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164। तो क्वेश्चन नंबर 164 है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इसमें पूछा गया जो तुल्यकाली उपग्रह है यानी कि जियोसिंक्रो सैटेलाइट, वो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है वो किस डायरेक्शन में घूमता है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। ये एसएससी में पूछा है। पहले ये आपको मैं बता देता हूँ, ये तुल्यकाली उपग्रह होता है यानी कि जियोसिंक्रो सैटेलाइट होता है। ये सेम पृथ्वी के साथ साथ जैसे पृथ्वी घूमेगी ऐसे ही ये घूमेगा। ठीक है, तो अब इसको हमें समझना है कि ये कैसे घूमे। तो अगर ये जैसे सूर्य है तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, जबकि हमें क्या है जैसे सूर्य सुबह को अगर हम देखेंगे तो पूर्व में और शाम को देखेंगे तो पश्चिम में, हमें क्या है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं। तो लेकिन सूर्य तो घूमता नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूम रही है तो अगर पृथ्वी का जो तुल्यकाली उपग्रह होगा यानी जियोसिंक्रो जो सैटेलाइट होगा तो वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 165। तो क्वेश्चन नंबर 165 है कि पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ऑप्शन सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ऑप्शन डी मात्र सुविधा के लिए। तो जैसे कोई पहिया तो ये किसी धुरी पे या एक्सिस पे घूमता है तो ये घूम तो नॉर्मली भी सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे ये पहिया और ये इसका एक्सिस इसमें बॉल बियरिंग लगा देते हैं। तो बॉल बियरिंग क्या छोटी छोटी बॉल होती हैं, तो ये बियरिंग तो और आसानी से हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो स्थैतिक घर्षण होता है उसको गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 166 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 166वां कि जेट इंजन और रॉकेट या रॉकेट इंजन भी बोल सकते हैं आप इसको, मैं आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उन पे एनालिसिस करना, आपको उन पे थिंकिंग करनी है। तो कथन ये है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश यानी कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में जो वायु का प्रयोग करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल है उसका यूज़ करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो इसको मैं थोड़ी आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे जेट इंजन है, जेट इंजन में क्या है कि अगर कोई भी इंजन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आग जलती है, यानी कि उसके अंदर दहन प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए क्या ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन क्या है, वो परिवेश यानी कि जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है उसकी वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। अब अंतरिक्ष का मतलब ये होगा अगर वो स्पेस में जाएगा तो स्पेस में तो वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो वहाँ पे काम कैसे करेगा। तो इसलिए क्या है, अनुपयुक्त है, मतलब वहाँ काम का नहीं है। तो क्या ये सही है।
तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। मतलब क्या है कि जो रॉकेट का इंजन होता है, रॉकेट जो होता है, उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन अपने साथ ले जाता है सिलेंडर में, ठीक है, तो जिससे वो वहाँ पे काम कर पाता है। तो ये भी सही है। तो एक इसका सही आंसर क्या हो गया, कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो, अतः दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट एक भी और स्टेटमेंट दो भी। क्वेश्चन का आप लेवल इसी समझ सकते हैं, यूपीपीसीएस 2009 में और आईएएस 2008 में दोनों में पूछा गया रिपीटेडली, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 167। तो क्वेश्चन नंबर 167 है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। एमपीपीसीएस में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है, पर ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करने की कोशिश। देखो, अगर आप एक गिलास में पानी लेते हैं और इसमें जैसे पानी भरा, अगर आप इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल लेंगे कोई भी, ठीक है, तो जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो इसका लेवल क्या अप हो जाएगा पानी का, लेकिन जितना वो अप होना था वो एक ही बार हो जाता है। अब उसके अंदर वो बर्फ़ पिघलती रहे तो लेकिन जो उसका लेवल है वो बना ही रहेगा, क्योंकि जितना भी बर्फ़ को उसका पानी डिस्प्लेसमेंट करना था तो उससे उसका लेवल अप हो गया था, तो वो उतना ही रहेगा। तो इसका क्या है कि बर्फ़ पिघल भी जाएगी तो उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही रहेगा जो पानी का लेवल है। हाँ, जब बर्फ़ उसमें स्टार्टिंग में डाली जाती है तब उसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो उतने का उतना ही बना रहता, भले ही बर्फ़ पिघल जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका, ऑप्शन बी 9.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 39.3 मीटर प्रति सेकंड। ये 98 है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, ये बहुत कम एग्जामों में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो सही ऑप्शन सी। तो इसमें क्या 9.8 मल्टीपल 3 करके इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। वैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के, ये स्पेशल एग्ज़ाम जिनमें स्पेशल फिजिक्स आती है उस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए हुआ, एयरफोर्स हुआ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, यानी कि मास, एक वस्तु का किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित यानी कि जी कहाँ है, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण 6 जी बटे 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का जो द्रव्यमान यानी कि मास कितना होगा? ऑप्शन ए 100/6 किलोग्राम, ऑप्शन बी 60 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम, ऑप्शन डी 600 किलोग्राम। आईएएस 2001 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको जैसे शुरू से ही बताया है कि जो वो किसी वस्तु का अगर एक द्रव्यमान है यानी कि मास है और एक वस्तु का भार है यानी कि वेट है, इन दोनों में क्या होता है, मास कभी नहीं बदलता जबकि वेट बदलता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो द्रव्यमान की गई है यानी कि मास की, तो मास तो बदलेगा ही नहीं, चाहे भले ही वो पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कहीं भी ले जाओ आप उसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 100 किलोग्राम, जो मास है उसका। प्लस क्वेश्चन में भी 100 किलोग्राम ही दिया है और इसका आंसर भी 100 किलोग्राम ही है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लॉजिक के क्वेश्चन है सीधे, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे घूम जाएंगे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 170। तो क्वेश्चन नंबर 170 की पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड उसका, और ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर की -2 पावर है और सेकंड की भी -2 है, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं kg/मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की -3 है पावर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, आर में पूछा। तो P बराबर पावर होता है P बराबर W/T,
तो कार्य क्या है, तो कार्य का क्या होता है, किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर 2। लेकिन नीचे टाइम आ रहा है तो टाइम से 1 सेकंड और नीचे है, ठीक है। ऊपर ये लिख लो सेकंड की -2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 है कि भारहीनता यानी कि जब हमें भार फील ना हो, वेट फील ना हो, की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, ऑप्शन बी अधिक छोटा, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी वही रहेगा। RAS में पूछा रहा है, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या राजस्थान का टॉप मोस्ट एग्जाम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वही रहेगा, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 172। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो क्या रीज़न है कि एक जल के कंपैरिजन में कि वाटर केस नली में इतना ऊंचा नहीं चढ़ पाता, जबकि एक जो तरल है, कोई लिक्विड है, वो उसमें और उससे भी अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक शान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ये भी RAS में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो वो तरल है, जो पर्टिकुलर लिक्विड दिया गया है, जो उसका पृष्ठ तनाव यानी कि जो उसका सरफेस टेंशन है वो जल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो और अधिक चढ़ जाता है। तो जैसे अगर ये T मान लें हम पृष्ठ तनाव, तो ये क्या हुआ, इसके अनुक्रमानुपाती हो गया हाइट के, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता जाएगा किसी लिक्विड का, तो उसकी जो हाइट है वो केस नली में क्या ज़्यादा होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 के निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए स्याही का सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो बाकी तीन हैं ये तो इसी केशिकत्व का ही एक एग्जाम्पल है, जबकि अगर इसकी बात करें तो ये रसारोहण की प्रक्रिया से होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी कोपर्निकस ने, ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। MPPCS में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ दिया था वो किसने दिया था, वो न्यूटन ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 है कि जो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो जो ऊर्जा संरक्षण का इसमें नियम पूछा गया है, आशय का मतलब भी यही होता है, ठीक है, यानी कि इसे कहेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो इस ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही विनाश हो सकता है। MPPCS में पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यही एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है। और जितने भी कंजर्वेशन के नियम है, चाहे वो संवेग संरक्षण का हो, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण का हो, कोई भी हो, उसका सभी में यही होता है कि उसका न तो सृजन हो सकता है, या कि ना तो उससे हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 176। तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। RAS में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग था वो था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का था 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वैसे चंद्रमा का पूछा नहीं जाता, आपको यही याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 177। पास्कल इकाई है, यानी कि पास्कल किसकी यूनिट है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। उत्तराखंड PCS। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कई बार बता चुका हूँ, दाब है यानी कि प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या है, पास्कल है, यानी कि पास्कल में
नापते हैं। वैसे बार भी दाब की ही इकाई है। इसी पर अगला क्वेश्चन बन रहा है, देखो। तो दाब की एक इकाई है बार कि 170 ये 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब है वो समतुल्य होता है किसके? ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.1 बार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, क्यूसेक से क्या नापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। ये उत्तराखंड PCS। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जल का बहाव। यानी कि जो हम वाटर का फ्लो नापते हैं वो क्यूसेक यूनिट में नाप सकते हैं। क्या? क्यूसेक। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180। तो क्वेश्चन नंबर 180 है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज के लेक्चर का, तो देखते हैं इसे भी अच्छे से। किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन ए ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये UP PCS में पूछा और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कि ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है किसी पिंड का जो भार होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है सब जगह से। ठीक है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। अगर पृथ्वी गोल होती, जबकि पृथ्वी रियल में गोल नहीं है, अगर वाकई में अगर गोल होती एक समान बिल्कुल, तो पृथ्वी तल पर सब जगह जी की वैल्यू समान होती। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी कैसी है? वो चपटे आकार की, एक तो कहीं पे ज़्यादा है उसकी वजह से और कहीं पे कम है। ठीक है। और विषुवत रेखा पे क्या होता है? सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक ज़्यादा होता है। तो इसमें तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसमें यही स्टेटमेंट सही है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जबकि इसमें ऑप्शन सी दे रखा है जैसे विषुवत रेखा पर अधिक होता है, तो गलत, तो कम होता है, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद जैसे इसमें डी स्टेटमेंट है, यानी कि डी ऑप्शन है कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जैसे जैसे अगर केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो जी के मान में क्या है? कमी आती जाती है। तो इसी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है आज का। इसके जो बाद के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। और अब से डेली क्लासेस होंगे, डेली लेक्चर आएगा। ठीक है।